जब कोई बच्चा किसी टीचर के खिलाफ ब्लेड उठा लेता है तो समाज इंस्टिंक्टिवली किसी आसान विलेन की तलाश करने लगता है। कभी वो बच्चा होता है, कभी पेरेंट्स, कभी स्कूल, कभी लॉ। लेकिन जो काम समाज लगभग नहीं करता वो है थोड़ा रुककर सबसे अनकंफर्टेबल सवाल का सामना करना, और वो ये है कि आखिर किस तरह का साइकोलॉजिकल, इमोशनल और सोशल एनवायरनमेंट ऐसे बच्चों को ऐसी दिशा में लेकर जाता है जो करेक्शन, रिजेक्शन या रेस्ट्रेंट को वायलेंस के एक लेजिटिमेट रिस्पॉन्स के रूप में देखने लगते हैं। मतलब कि ऐसे केसेस में वायलेंस को वो सही ठहराने लगते हैं। भारत भर में शिक्षकों पर हाल ही में हुए अटैक्स की बाढ़ ने इस सवाल को बेहद ब्रूटल क्लैरिटी के साथ सामने लाकर खड़ा कर दिया है। उत्तर प्रदेश में 12th के एक स्टूडेंट ने सड़क पर अपने टीचर पर हमला किया और उनके होठों को बुरी तरीके से काट दिया। लुधियाना में एक ट्यूशन टीचर पर न केवल क्लास 9 के स्टूडेंट ने बल्कि उसकी पूरी फैमिली ने हमला किया। मानो डिसिप्लिन के बारे में बात करना ही अपने आप में प्रोवोकेशन हो। आगरा में एक 17 साल के युवक ने अपनी टीचर पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया क्योंकि उन्होंने उसके सेक्सुअल एडवांसेस का विरोध किया था। अलग अलग शहर, अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग परिस्थितियां, लेकिन एक डिस्टर्बिंगली सिमिलर साइकोलॉजिकल पैटर्न। ये घटनाएं गुस्से के रैंडम एक्सप्लोजन नहीं है, ये हिंसा के थ्रू दिए गए मैसेजेस हैं जो किशोरों के दिमाग के भीतर और उन स्ट्रक्चर्स के अंदर चल रहे एक गहरे क्राइसिस को उजागर करते हैं जिनका काम उन्हें रास्ता दिखाना था। इन मामलों को सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की फेल्योर के रूप में देखना उनके गहरे मतलब को पूरी तरीके से मिस करना है। क्राइम आखिरी एक्ट होता है, पहला नहीं। ब्लेड उठाने से बहुत पहले ही एक साइकोलॉजिकल जर्नी शुरू हो चुकी होती है जो बायोलॉजी, डिजिटल एक्सपोजर, फैमिली डायनामिक्स, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिनिटी और इमोशनल एजुकेशन के एब्सेंस से पैदा होती है। इन घटनाओं में से हर एक जब ध्यान से देखा जाए समाज के सामने रखे गए एक साइकोलॉजिकल मिरर की तरह काम करता है। उस मिरर में जो तस्वीर हमें दिखती है वो अनसेटलिंग है क्योंकि वो सिर्फ परपेट्रेटर्स को ही नहीं बल्कि उन सिस्टम्स को भी कटघरे में खड़ा करती है जिन्होंने उन्हें पैदा किया है। उत्तर प्रदेश के रोड साइड अटैक को ध्यान से देखिए। उसकी लोकेशन खुद एक साइकोलॉजिकल क्लू है। ये क्लासरूम के अंदर हुआ कोई स्पॉन्टेनियस आउटबर्स्ट नहीं था जहां इमोशंस कुछ ही सेकंड में बॉयल ओवर हो गए होंगे। ये एक डिलेड पब्लिक एक्ट ऑफ वायलेंस था। स्टूडेंट अपना गुस्सा अपने साथ लेकर चला, परसीव्ड ह्यूमिलिएशन को बार बार रीप्ले करता रहा और उसे अंदर ही अंदर उबलने दिया। साइकोलॉजी इस मेंटल स्टेट को रूमिनेटिव एंगर कहती है, एक ऐसा लूप जिसमें दिमाग किसी इंसल्ट को बार बार दोहराता है जब तक रिटेलिएशन नैतिक रूप से जस्टिफाइड लगने न लगे। पहले की पीढ़ियों में टीचर की डांट से शर्मिंदगी या रिजेंटमेंट हो सकता था, लेकिन वो रिस्पेक्ट और हायरार्की की एक बड़ी कल्चरल समझ के भीतर एब्जॉर्ब हो जाता था। आज वो कॉन्टेक्स्ट ड्रामेटिक तरीके से बदल चुका है। आज के एडोलेसेंट्स एक ऐसे वर्ल्ड में जी रहे हैं जहां कॉन्सेंट वैलिडेशन है, लाइक्स, कमेंट्स, फॉलोअर्स, सेक्सुअलाइज्ड अटेंशन, जहां सेल्फ वर्थ बाहर से रीइंफोर्स होती है और बेहद फ्रजाइल होती है। ऐसे माहौल में किसी को करेक्ट करना अब गाइडेंस जैसा नहीं लगता, वो आइडेंटिटी पर एक डायरेक्ट अटैक जैसा महसूस होने लगता है। साइकोएनालिस्ट हेंज कोहट ने इस फेनोमेना को नार्सिसिस्टिक इंजरी कहा है। जब किसी ऐसे व्यक्ति को जिसकी सेल्फ स्टीम अनस्टेबल होती है किसी अथॉरिटी फिगर से क्रिटिसिज्म मिलता है तो उसका इमोशनल रिस्पॉन्स रिफ्लेक्शन नहीं होता बल्कि शर्म से निकला हुआ रेज होता है। यूपी केस में हुई हिंसा रैंडम नहीं थी। टीचर के होठों को निशाना बनाया गया, यानी स्पीच, इंस्ट्रक्शन और रिपेरामेंट के उसी ऑर्गन को सिंबॉलिक तौर पर ह्यूमिलिएशन के सोर्स को चुप कराने और पावर की भावना को वापस हासिल करने की कोशिश थी। इस कॉन्टेक्स्ट में वायलेंस एक तरीके का कम्युनिकेशन बन जाता है जब लैंग्वेज और सेल्फ रेगुलेशन दोनों फेल हो तब।
लुधियाना की घटना इस क्राइसिस का एक और ज्यादा ट्रबलिंग डायमेंशन सामने लेकर आती है। यहाँ हिंसा सिर्फ स्टूडेंट तक सीमित नहीं रही, फैमिली भी इसमें शामिल हो गई। साइकोलॉजिकल तौर पर यह घटना इंडिविजुअल अग्रेशन से निकलकर कलेक्टिव पैथोलॉजी में बदल जाती है। जब पेरेंट्स अपने बच्चे को डिसिप्लिन करने पर किसी टीचर पर शारीरिक हमला करते हैं तो वो सिर्फ अपने ऑफस्प्रिंग को डिफेंड नहीं कर रहे होते, वो बाउंड्रीज के गहरे ब्रेकडाउन का संकेत दे रहे होते हैं। साइकोलॉजिस्ट इसे इनमेशमेंट कहते हैं, एक ऐसी कंडीशन जिसमें पेरेंट्स बच्चे को एक अलग इंडिविजुअल की तरह नहीं बल्कि अपने ही ईगो और ऑनर के एक्सटेंशन की तरह अनुभव करते हैं। ऐसे में बच्चे पर की गई कोई भी क्रिटिसिज्म पूरे परिवार पर पर्सनल अटैक की तरह परसीव किया जाने लगता है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट डियाना बामरिन ने दशकों पहले चेतावनी दी थी कि परमिसिव पेरेंटिंग, जहां अफेक्शन ज्यादा होता है लेकिन बाउंड्रीज कम, वो बच्चों को ऐसा बनाता है जो फ्रस्ट्रेशन या करेक्शन को टॉलरेट नहीं कर पाते। ऐसे बच्चे डिस्कम्फर्ट से बचाकर पाले जाते हैं और कॉन्सिक्वेंसेस से बचे रहते हैं। घर के अंदर उनकी इंपल्सेस को शायद ही कभी चैलेंज किया जाता है, लेकिन जब वो बाहर की दुनिया में कदम रखते हैं और टीचर्स या इंस्टीट्यूशंस द्वारा लगाए गए लिमिट्स से दो चार होते हैं तो वो लिमिट्स उन्हें अनजस्ट और थ्रेटनिंग महसूस होने लगते हैं। दूसरी ओर लुधियाना में हुए हमले में फैमिली की भागीदारी बच्चे को एक बिल्कुल साफ साइकोलॉजिकल मैसेज देती है। जब तुम्हारा ईगो हर्ट हो तो वायलेंस एक एक्सेप्टेबल रिस्पॉन्स है, ये उस बच्चे को बताती है। एक बार ये लेसन सीख लिया जाए तो ये सिर्फ एडोलेसेंस तक सीमित नहीं रहता, ये अथॉरिटी, डिसएग्रीमेंट और रिजेक्शन से निपटने का एक लाइफ लॉन्ग टेम्पलेट बन जाता है। आगरा का मामला शायद सबसे डिस्टर्बिंग है क्योंकि ये अर्ली सेक्सुअल स्टिमुलेशन और इमोशनल इमैच्योरिटी के बीच की संबंध को उजागर करता है। एक 17 साल के लड़के ने अपनी टीचर पर हमला किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसके सेक्सुअल एडवांसेस को रिजेक्ट कर दिया था। यह डिटेल बहुत महत्वपूर्ण है। यह हिंसा बेकाबू डिजायर से नहीं बल्कि रिजेक्शन से पैदा हुई थी। केवल इच्छा से गुस्सा पैदा नहीं होता, हक जताने की जो भावना है उससे पैदा होती है। साइकोलॉजिस्ट फिलिप जिम्बार्डो ने मैस्कुलिनिटी के आधुनिक संकट के बारे में विस्तार से लिखा है। उन्होंने बताया है कि आज के लड़के सेक्सुअलाइज्ड इमेजरी में डूबे हुए हैं, लेकिन उनके पास कॉन्सेंट, एम्पैथी या इमोशनल रेगुलेशन की कोई पैरेलल एजुकेशन नहीं है। पोर्नोग्राफी और एल्गोरिदम ड्रिवन कंटेंट जिम्मेदारी के बिना अराउजल और परिणामों के बिना एक्साइटमेंट सिखाते हैं। इच्छा ट्रांजैक्शनल बन जाती है, यानी कि लेन देन जैसी, और रिजेक्शन को बाउंड्री सेटिंग के बजाय ह्यूमिलिएशन यानी अपमान के रूप में अनुभव किया जाने लगता है। एक इमोशनली इमैच्योर एडोलेसेंट ब्रेन के लिए ह्यूमिलिएशन यानी अपमान रिस्टोरेशन ऑफ पावर की मांग करता है और हिंसा उस रिस्टोरेशन ऑफ पावर का जरिया बन जाती है। ये लस्ट नहीं है, ये घायल मैस्कुलिनिटी की प्रतिक्रिया है जो अपने काल्पनिक एंटाइटलमेंट के टूटने पर पैदा होती है। जब लड़कों को चाहे इशारों में या सीधे तौर पर यह सिखाया जाता है कि मैस्कुलिनिटी का मतलब डोमिनेंस, कॉन्क्वेस्ट और कंट्रोल है, तो किसी भी तरह की ना या रिफ्यूजल उन्हें अपनी पहचान के लिए एक चुनौती लगती है। उस चुनौती को समझने या प्रोसेस करने के लिए इमोशनल टूल्स की कमी होने पर अग्रेशन उस खालीपन को भर देती है। यह समझने के लिए कि ऐसे इंपल्सेस इतनी आसानी से एक्शन में क्यों बदल जाते हैं, हमें एडोलेसेंट ब्रेन यानी कि किशोर मस्तिष्क की जांच करनी होगी। न्यूरोसाइंस एक असहज लेकिन अनिवार्य सच सामने रखता है। टीनेजर बायोलॉजिकल, इमोशनल इंटेंसिटी और खराब इंपल्स कंट्रोल की ओर झुके होते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो जजमेंट, फॉरसाइट, एम्पैथी और सेल्फ रेस्ट्रेंट के लिए जिम्मेदार है, 20 साल की उम्र के मध्य तक पूरी तरीके से मैच्योर नहीं होता। इसके उलट एमिगडाला जो खतरों और भावनाओं को प्रोसेस करता है, किशोरावस्था यानी टीन एज के दौरान हाइपर एक्टिव रहता है। रॉबर्ट सैपोल्स्की इस असंतुलन को एक शक्तिशाली कार चलाने जैसा बताते हैं जिसके ब्रेक्स बहुत कमजोर हो। इमोशनल स्टिमुली तीव्र प्रतिक्रियाएं पैदा करते हैं
जबकि रुकने और सोचने के लिए आवश्यक न्यूरल सिस्टम्स पीछे रह जाते हैं। ये बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी आधुनिक परिस्थितियों के कारण और भी अधिक इंटेंसिफाइड हो जाती है। हार्मोनल सर्जेस विशेष रूप से टेस्टोस्टेरोन रिस्क टेकिंग और अग्रेशन को बढ़ा देते हैं। पीयर कंपैरिजन यानी साथियों से तुलना स्टेटस और ह्यूमिलिएशन के प्रति संवेदनशीलता को और बढ़ा देती है। डिजिटल ओवर स्टिमुलेशन नर्वस सिस्टम को लगातार अलर्ट की स्थिति में रखता है। इस कॉन्टेक्स्ट में एक टीचर की फटकार या एक सख्त बाउंड्री को आसानी से एक थ्रेट के रूप में मिस इंटरप्रेट कर लिया जाता है। ऐसी स्थिति में एमिग्डाला फायर सक्रिय हो जाता है और सिस्टम को गुस्से से भर देता है, जबकि अंडर डेवलप्ड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बीच बचाव करने के लिए संघर्ष ही करता रह जाता है। इसका परिणाम बिना परिणामों की चिंता किए किया गया इंपल्सिव एक्शन होता है। घटना के बाद दी जाने वाली सजा न्याय की इच्छा को तो संतुष्ट कर सकती है, लेकिन यह उस न्यूरोलॉजिकल रियलिटी को ठीक करने के लिए कुछ नहीं करती जो उस कृत्य का कारण बनी थी। इस बायोलॉजिकल इम्बैलेंस को और भी जटिल बनाने वाली बात है बिना इमोशनल एजुकेशन के कम उम्र में मिलने वाली सेक्सुअल मैच्योरिटी। आज के बच्चे कम उम्र में ही सेक्सुअल कंटेंट के संपर्क में आ रहे हैं। स्मार्टफोन्स सीधे उन टीन्स के हाथों में एक्सप्लिसिट इमेजरी और इरोटिक नैरेटिव्स पहुंचा रहे हैं, जिनका दिमाग अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। हर बार ऐसी सामग्री देखने पर डोपामाइन रिलीज होता है, जो क्रेविंग और नोवेलिटी सीकिंग को और मजबूत करता है। साइकोलॉजिस्ट जीन ट्वेंगे आधुनिक किशोरावस्था को एक डोपामाइन इकोनॉमी के रूप में बताती है, जहां स्टिमुलेशन तो बहुत है लेकिन मीनिंग की कमी है। यहाँ प्लेजर यानी आनंद तुरंत मिलता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग यानी समझ पूरी तरीके से नदारद रहती है। बिना गाइडेंस के बार बार होने वाले सेक्सुअल अराउजल मैच्योरिटी नहीं बल्कि एंटाइटलमेंट यानी हक जताने की भावना पैदा करता है। किशोर ये तो बहुत पहले सीख जाते हैं कि उन्हें क्या उत्तेजित करता है, लेकिन वे ये सीखने में बहुत पीछे रह जाते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंसेंट या म्यूचुअल रिस्पेक्ट का क्या मतलब होता है। सिगमंड फ्राइड का स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ द साइकी यहाँ बहुत रिलेवेंट लगता है। जब आईडी, जो सहज इच्छाओं का केंद्र है, जरूरत से ज्यादा उत्तेजित हो जाता है और ईगो, जो वास्तविकता और संयम के बीच तालमेल बिठाता है, अंडर डेवलप्ड रहता है, तो डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर ही सामने आता है। व्यवहारिक रूप से किशोरों के भीतर शक्तिशाली इच्छाएं तो उठती हैं, लेकिन उनके पास उसे एथिकली संभालने के लिए जरूरी इंटरनल आर्किटेक्चर यानी मानसिक ढांचा नहीं होता। डिजिटल कल्चर इस इम्बैलेंस को और भी अधिक इंटेंसिफाई कर देती है। एल्गोरिदम्स अक्सर आउटरीच, डोमिनेंस और मर्यादा का उल्लंघन को रिवॉर्ड करती है। ऑनलाइन मैस्कुलिनिटी को अक्सर एक कॉन्क्वेस्ट यानी कि जीत के रूप में पेश किया जाता है, चाहे वो सेक्सुअल हो, सोशल हो या फिजिकल। ये इन्फ्लुएंसर जो बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के ताकत का महिमा मंडन करते रहते हैं, उनकी मैसिव फॉलोइंग होती है। युवा लड़के इन संदेशों को केवल एंटरटेनमेंट के रूप में नहीं बल्कि इंस्ट्रक्शन के रूप में अपनाते हैं। यहाँ फैंटेसी और एक्सेप्टेबल बिहेवियर के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। रिजेक्शन, चाहे वो एकेडमिक हो या सेक्सुअल, अब एक सामान्य मानवीय अनुभव नहीं रह गया है जिसे प्रोसेस किया जाए, बल्कि एक ऐसा अपमान बन गया है जिसका बदला लिया जाना चाहिए। यह हमें एक क्रूशियल क्वेश्चन, महत्वपूर्ण सवाल पर लेकर आता है। शिक्षक तेजी से इस वोलेटिलिटी के टारगेट्स क्यों बनते जा रहे हैं? ऐतिहासिक रूप से शिक्षकों के पास एक मोरल और सोशल अथॉरिटी होती थी, जिसे माता पिता, संस्थानों और सांस्कृतिक मानदंड यानी कल्चरल नॉर्म्स का समर्थन प्राप्त था। वो अथॉरिटी केवल डर पर नहीं बल्कि एक कलेक्टिव रिस्पेक्ट पर टिकी थी। आज वो इकोसिस्टम पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका है। देखिए, कॉर्पोरल पनिशमेंट यानी शारीरिक दंड को तो पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है, लेकिन इसके स्थान पर इमोशनल अथॉरिटी को कभी दोबारा खड़ा नहीं किया गया। माता पिता अक्सर बच्चों को परिणामों से यानी कॉन्सिक्वेंसेस से बचाने के लिए बीच में आ जाते हैं। स्कूल प्रशासन को कंप्लेंट्स, लिटिगेशन और वायरल आउटरीच का डर सताता है। स्टूडेंट इस इम्बैलेंस को सहज रूप से महसूस कर लेते हैं। एक तर्क ये भी है कि आधुनिक शिक्षा प्रणालियां अक्सर रिजिलियंस के बजाय कंफर्ट को प्राथमिकता देती है।
हालांकि डिस्कम्फर्ट यानी असुविधा विकास के लिए अनिवार्य है। जब बच्चों को फ्रस्ट्रेशन यानी हताशा सहना नहीं सिखाया जाता तो वे मर्यादा यानी बाउंड्रीज को ऑपरेशन समझने लगते हैं। शिक्षक जिन्हें अनुशासन बनाए रखने और अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स को बताने का काम सौंपा गया है, उस हताशा का प्रतीक बन जाते हैं। वे बिना किसी वास्तविक शक्ति के अथॉरिटी फिगर्स हैं जो उन्हें डिस्प्लेस्ड एंगर का एक साइकोलॉजिकली सेफ टारगेट बना देता है। इस प्रकार शिक्षकों के खिलाफ हिंसा न केवल एक व्यक्तिगत कृत्य है, एक व्यक्तिगत किया गया काम है, बल्कि ये इंस्टीट्यूशनल वीकनेस का एक लक्षण भी है। इन घटनाओं का एक और क्रिटिकल डायमेंशन है रिजेक्शन की भूमिका और मैस्कुलिनिटी का संकट। इमोशनल एक्सप्रेशन बहुत सीमित होता है और ताकत को कंट्रोल के बराबर माना जाता है। जब रिजेक्शन मिलता है, चाहे वो किसी शिक्षक से हो या किसी साथी से या किसी महिला से, तो उससे होने वाले दर्द के लिए समाज में बहुत कम एक्सेप्टेबल आउटलेट्स होते हैं। उदासी, भ्रम और डर को दबा दिया जाता है। गुस्सा ही एकमात्र ऐसी भावना बचती है जिसकी समाज अनुमति देता है। गैबोरमेट इस बात पर जोर देते हैं कि अनप्रोसेस्ड इमोशनल पेन, वो दर्द जिसे समझा या समझाया न गया हो, अनिवार्य रूप से अभिव्यक्ति के रास्ते खोजता है, बाहर निकलना चाहता है। जब इमोशनल लिटरेसी यानी अपनी भावनाओं को समझाने की कला नदारद हो तो वो अभिव्यक्ति अक्सर अग्रेशन का रूप ले लेती है। हिंसा एक ऐसी क्रूड लैंग्वेज, भद्दी भाषा बन जाती है जिसके माध्यम से आंतरिक टर्मोइल यानी उथल पुथल जो हमारे अंदर होता है उसको व्यक्त किया जाता है। अपराधियों की चर्चाओं के बीच पीड़ितों द्वारा झेली जाने वाली साइकोलॉजिकल डिवास्टेशन कहीं खो जाती है। ऐसे हमलों में जीवित बचे शिक्षक अक्सर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, क्रॉनिक एंजाइटी, हाइपर विजिलेंस और अपनी प्रोफेशनल आइडेंटिटी की गहरी हानि से जूझते हैं। जूडिथ हरमन इसे मोरल इंजरी के रूप में वर्णित करती है, एक ऐसा घाव जो तब होता है जब उद्देश्य, सुरक्षा और अच्छाई के बारे में किसी व्यक्ति के मौलिक विश्वास चकनाचूर हो जाते हैं। किसी स्टूडेंट द्वारा हमला किए जाना गहरे स्तर पर भरोसे को तोड़ देता है। कई शिक्षक कभी क्लास में वापस जा ही नहीं पाते। वे अपने साथ ऐसे इनविजिबल स्कार्स लेकर चलते हैं जो शारीरिक चोट से कहीं अधिक गहरे होते हैं। उनके ट्रॉमा के चारों ओर की चुप्पी नुकसान को और बढ़ा देती है, जिससे उनके भीतर अबैंडनमेंट यानी अकेले छोड़े दिए जाने की भावना और मजबूत हो जाती है। इन घटनाओं को केवल युवाओं की समस्या के रूप में देखना बहुत आसान है, लेकिन ये नजरिया डेंजरसली इनकम्प्लीट है। बच्चे अलग थलग होकर विकसित नहीं होते, वे उन समाजों के मूल्यों, विरोधाभासों और विफलताओं को आत्मसात करते हैं जिनमें वे पलते बढ़ते हैं। माता पिता तेजी से इमोशनल एजुकेशन की जिम्मेदारी स्क्रीन्स को सौंप रहे हैं। स्कूल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की अनदेखी करते हुए केवल ग्रेड्स के पीछे भाग रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स उत्तेजना और आउटरीच से पैसा कमाते हैं। मैस्कुलिनिटी को डिग्निटी के बजाय डोमिनेंस के रूप में बेचा जाता है। ऐसे माहौल में किशोरों को शक्तिशाली इंपल्सेस तो थमा दिए जाते हैं, लेकिन उन्हें संभालने के लिए आवश्यक मोरल फ्रेमवर्क्स नहीं दिए जाते। जब हिंसा भड़कती है तो यह किसी अचानक पैदा हुई बुराई का परिणाम नहीं, बल्कि ये सिस्टमेटिक नेग्लेक्ट का एक प्रीडिक्टेबल आउटकम है, यानी अनुमानित परिणाम है। असहज करने वाला सच ये है कि ये घटनाएं समाज को उन सवालों का सामना करने के लिए मजबूर करती हैं जिनसे वो बचना चाहता है। जब बच्चे शिक्षकों पर हमला करते हैं तो सवाल केवल ये नहीं होता कि उन बच्चों के साथ क्या गलत है। गहरा सवाल ये है कि हम किस तरीके का समाज जो अनुशासन के बिना इच्छा, जिम्मेदारी के बिना शक्ति और सहानुभूति के बिना पहचान सिखाता है। जब तक इमोशनल एजुकेशन को एकेडमिक अचीवमेंट जितनी गंभीरता से नहीं लिया जाता, तब तक कॉन्सेंट और रिस्पेक्ट को मान लेने के बजाय स्पष्टता के साथ सिखाया नहीं जाता, जब तक माता पिता अपने बच्चों के बचाव के बजाय अकाउंटेबिलिटी स्वीकार नहीं करते और जब तक शिक्षकों को उनका सम्मान और सुरक्षा वापस नहीं मिल जाती, तब तक ये घटनाएं कम नहीं होंगी, बल्कि ये और बढ़ेंगी। हिंसा जिसे एक बार फ्रस्ट्रेशन की प्रतिक्रिया के रूप में नॉर्मलाइज कर दिया जाए, वो शायद ही कभी केवल कक्षाओं तक सीमित रहती है।
वह ब्लेड जो आज एक शिक्षक की आवाज को खामोश कर देता है, कल किसी बड़े लक्ष्य की तलाश कर सकता है। ये घटनाएं इस बात की चेतावनी नहीं है कि क्या हो सकता है, ये इस बात का सबूत है कि क्या पहले से हो क्या रहा है। इनकी साइकोलॉजिकल रूट्स को अनदेखा करना समाज को सुरक्षित नहीं बनाता। ये केवल ये सुनिश्चित करता है कि खून से लिखा गया अगला संदेश और अधिक भयानक होगा, जिसे अनदेखा करना और भी कठिन होगा। और यही वो जगह है जहां इस बातचीत को आउटरीच से आगे बढ़कर रिस्पॉन्सिबिलिटी की ओर बढ़ाना चाहिए, क्योंकि घटनाएं अंततः न केवल एडोलेसेंट अग्रेशन को उजागर करती हैं, बल्कि उस स्ट्रक्चरल वैक्यूम को भी दिखाती हैं जहां इमोशनल गाइडेंस होना चाहिए था। ज्यादातर भारतीय घरों में बच्चों को यह सिखाया जाता है कि क्या हासिल करना है, लेकिन ये नहीं कि कैसा महसूस करना है। मार्क्स को मापा जाता है, रैंक्स का जश्न मनाया जाता है, लेकिन इमोशनल रेगुलेशन को एक स्किल के बजाय केवल एक इंस्टिंक्ट मान लिया जाता है। गुस्से की सजा दी जाती है, उसे समझा नहीं जाता। डिजायर को शर्मसार किया जाता है, उसे समझाया नहीं जाता। डर को खारिज कर दिया जाता है, उसे संबोधित नहीं किया जाता। नतीजतन भावनाएं गायब नहीं होती, वे भीतर ही भीतर दब जाती, जहां वे रिजेंटमेंट, एंटाइटलमेंट और एक्सप्लोजिव रेज में बदल जाती। स्कूल भी इस इम्बैलेंस को मिरर करते हैं, यानी उसके जैसा काम करते हैं। टाइम टेबल्स पूरी तरीके से एकेडमिक सब्जेक्ट से भरे होते हैं, जबकि इमोशनल एजुकेशन को केवल कभी कभार होने वाले मोरल साइंस पीरियड्स या मोटिवेशनल स्पीचेस तक सीमित कर दिया गया है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कंसेंट, फ्रस्ट्रेशन, टॉलरेंस और एम्पैथी यानी सहानुभूति शायद ही कभी व्यवस्थित तरीके से सिखाई जाती है। शिक्षकों से न केवल एकेडमिक्स को संभालने की उम्मीद की जाती है, बल्कि उनसे परिवार की नेग्लेक्ट, डिजिटल एडिक्शन और हार्मोनल टर्बुलेंस के मनोवैज्ञानिक परिणामों को मैनेज करने की भी अपेक्षा की जाती है, वो अभी बिना किसी ट्रेनिंग, प्रोटेक्शन या अथॉरिटी के। जब कुछ गलत होता है तो संस्थान अक्सर पीछे हट जाता है, जिससे शिक्षक अकेला रह जाता है और स्टूडेंट अनकरेक्टेड। ये चुप्पी दोनों पक्षों को एक खतरनाक सबक सिखाती है, अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही, जिस पर समझौता किया जा सकता है। आखिर में बस ये कहूंगा कि जब एक बच्चा एक शिक्षक के खिलाफ हाथ उठाता है तो ये केवल हिंसा का एक क्षण नहीं है, ये समाज के नैतिक ढांचे में यानी मोरल ऑर्डर में आई एक दरार है। यह हमें बताता है कि अथॉरिटी यानी अधिकार अब केवल शोर बनकर रह गया है। इच्छा यानी डिजायर अनुशासन के आगे निकल गई हैं और शक्ति यानी कि पावर को बिना विजडम के सीख लिया गया है। ये बच्चे कोई अपवाद नहीं है, वे आउटकम्स हैं, वे उस दुनिया की उपज हैं, उस दुनिया के आउटकम्स हैं जिसने उन्हें ये तो सिखाया है कंज्यूम कैसे करना है, खुद को असर्ट कैसे करना है और डोमिनेट कैसे करना है, लेकिन उन्हें कभी ये नहीं सिखाया कि खुद पर संयम यानी रिस्ट्रेन कैसे रखा जाए, ना या रिफ्यूजल को कैसे स्वीकार किया जाए और सीमाओं के साथ कैसे जिया जाए यानी अपने लिमिट्स में कैसे जिया जाए। खतरा केवल इसमें नहीं है कि उन्होंने क्या किया, बल्कि इसमें है कि उन्होंने क्या मानना शुरू कर दिया कि जब दुनिया आपके हिसाब से न झुके तो ताकत ही एक लेजिटिमेट आंसर है। यदि ये ट्रेजेक्टरी यानी इस दिशा में जहां हम जा रहे हैं बिना रुके जारी रही तो क्लास इस संघर्ष का अंतिम पड़ाव नहीं रहेगी। हिंसा जो एक शिक्षक की अवज्ञा के रूप में शुरू होती है, अंततः कानून, नैतिकता और मानवीय गरिमा की अवज्ञा के रूप में। तब भविष्य केवल गुस्से वाले बच्चे से ही खतरे में नहीं होगा, बल्कि उस समाज से होगा जिसने चुप्पी को स्थिरता और सुविधा को कैरेक्टर समझने की गलती की और जिसे एक दिन शायद बहुत देर से ये एहसास होगा कि उसने एक ऐसी पीढ़ी तैयार की है जो पावर में तो पारंगत है लेकिन विवेक के मामले में पूरी तरीके से अनपढ़ है। मैं हूं करुणेश और आप देख रहे थे बजर बट्टू दुनिया का एक खास प्रोग्राम जिसका नाम है देश कनेक्ट।